अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रयाग करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट कश्मीरी पीपल रिएक्शन। तो देखते हैं, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन और मैं जम्मू कश्मीर का वासी हूँ और मैं पुंछ ज़िले से रहता हूँ। मैं थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात करना चाहूँगा। क्या नाम बताइए? मेरा नाम एडवोकेट आफ्ताब गनई है। अच्छा, आफ्ताब। मैं जम्मू कश्मीर से एक बॉर्डर का ज़िला है पुंछ, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। कश्मीर दो बार। हाँ जी, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात करना चाहूँगा। देखिए, जम्मू कश्मीर को एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया। किसने किया? वो चाहे पहले की सरकारें हों या आज की सरकारें हों। अब ऐसा तो है नहीं कि रातों रात जो है बहुत डेवलपमेंट जो है जम्मू कश्मीर में बीजेपी के दौर में होगी। ये एक सिलसिला जो है बड़ा पुराना चलता आ रहा था। अगर आप इसमें माजी में जाएंगे तो हमारी एक इंडिपेंडेंट रियासत थी और इंडिपेंडेंट रियासत होने के नाते लोगों की मर्जी थी कि वो चाहे पाकिस्तान के साथ जाएं, वो हिंदुस्तान के साथ जाएं या वो बिल्कुल आज़ाद रहें। तो ये पॉलिटिकल जो लोग थे, जो जिनका ये जो डिसीजन मेकर्स थे, उन्होंने लोगों के जज्बात के साथ खेला। चाहे वो कांग्रेस में बैठे हुए लोग थे, चाहे वो रीजनल पार्टीज थी, चाहे आज के जो हुक्मरान वहाँ पे जो है वो लीड कर रहे हैं। देखिए, मैं एक अलग नज़रिए से बात अपनी रखना चाहूँगा। यहाँ अगर हम लेट इट बी, सुनिए, आप लोग जवाब भी हाँ, क्योंकि मैं अगर यहाँ चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मैं उस पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बात नहीं करना चाहूँगा। मैं एक आम आदमी की तरह बात करूँगा जो हमने सहन किया है वहाँ। आप देखें, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो यहाँ हमारा हिंदुस्तान हो, जब बॉर्डर पे आप दिल्ली में तो बहुत आराम से रह रहे हैं ना, बॉर्डर पे हमको पता है कि रात शाम के 6:30 बजे के बाद वहाँ का बच्चा को चैन से सो नहीं पाता, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि पाकिस्तान की गोली कहाँ निकली, किसको मारने के लिए निकली है और कहाँ से आएगी और किसको मार देगी। आप जो ये हमारे शहीद जो जवान हो रहे हैं, तो ये भी तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ है और हमारी हिफाजत के लिए वहाँ है, और पाकिस्तान की तरफ से जो है हमले में जो है या मिलिटेंट हमले में जो शहीद किए जा रहे हैं। देखिए, धोखा हमारे साथ तब भी हुआ। आप ये 370 की बात करते हैं, जरा मुझे आप बात बताएं, 370 देने वाला कौन है? क्या हमने डिमांड की 370 की? ये उस वक्त की मरकजी सरकार और वहाँ की रियासती सरकार ने जो है 370 के तई हमें जम्मू कश्मीर वालों को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा। और एज ए नौजवान, मैं 40 साल का हूँ और बाय बर्थ हमें ये दिमाग में रखा गया कि 370 एक बहुत स्पेशल कोई चीज़ है जो हमें हिंदुस्तान से अलग रखे हुए है, और हिंदुस्तान को मैसेज दिया गया कि ये जो जम्मू कश्मीर है हमारा अटूट अंग नहीं है। किसने कहा आपको? ये आई कंडेम दिस। इसलिए मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर भारत माता के सिर का मुकुट है, भारत का अभिन्न अंग है, और ये भारत का हर नेता, कुछ जम्मू कश्मीर के नेताओं को छोड़ दिया जाए जिन्हें जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो 12,000 वोट देकर ही, मतलब मेरे को बड़ा अजीब लगा जब पिछली दफा गया कि 12,000 वोट में तो वहाँ विधायक बन जाते हैं, हमारे यहाँ इतने में प्रधान नहीं बन पाते। सच्ची बात कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी उन लोगों के समर्थक वहाँ मौजूद थे जो पाकिस्तान परस्ती बात करते थे और चुनाव जीत जाते थे। तो मैं जनता को भी दोषी मानता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि जनता दोषी नहीं है। सेकेंडली, ये डिबेट अब बहुत पुरानी हो गई। देश की जितनी रियासतें थी ना, सबके पास एक ही चांस था, सबको बराबर बोला गया था, इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंट। ये कहना कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रिविलेज दी गई थी, ये गलत है। सबके पास बकायदा ये प्रिविलेज। बता देना, 370 क्या एक आम आदमी ला सकता था जम्मू कश्मीर में? 370 देने वाला कौन था? हमें गलती थी ना। मैं कह रहा हूँ 370 देने वाला कौन था? सरकारें थी। सरकारों को चुनने वाले लोग कौन थे? आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस को अगर पूरे हिंदुस्तान ने चुना तो हिंदुस्तान के लोग खराब थे क्या? आप हिंदुस्तान के लोगों को दोष देना चाहते हैं? कांग्रेस को जब वहां चुना, 70 साल जो कांग्रेस ने हुकूमत किया, डेमोक्रेसी में चुनने वाले हम लोग हैं ना। आज मोदी जी एमपी हैं तो मोदी जी हमारे भी तो नेता है ना। ठीक है, वोट कोई दे या ना दे, नेता तो सबके हैं। अगर हम आज किसी सरकार को बुरा ठहराते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारा 370 का स्पेशल स्टेटस जो है वो हमसे ले लिया गया, चले उस पर आप डिबेट कर लें। एक मिनट मुझे ये बताइए, मुझे आप 1 मिनट मौका दे देना अपनी बात रखने का। मेरे को ये बात बताएं, कांग्रेस सरकार ने 370 दिया, कांग्रेस सरकार को चुनने वाले कौन थे? लोग थे, भारत के लोग। क्या भारत के लोग गलत थे क्या? क्या गलत सरकार चुनी थी 70 साल उन्होंने? अगर हमें किसी स्टेटस के तहत जोड़ा गया, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम 370 हट गया तो पता नहीं गलत हुआ या सही हुआ।
हम भारत का अटूट अंग पहले भी थे, आज भी हैं, और मैं उसी पे आ रहा हूँ, हम कल भी रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। बीइंग ए मुस्लिम आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम एन इंडियन। ये मुझे बहुत फक्र है। आज पाकिस्तान की हालत आप देख लें, जो कश्मीर में बैठ के पाकिस्तान की तूती बोलते थे ना, वो आज परेशान है कि पाकिस्तान का हाल क्या है। जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है, मैं एक लॉ स्टूडेंट भी हूं, ये डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिल सकती। जो प्यार आपको पूरे हिंदुस्तान में मिलता है वो कहीं आपको नहीं मिल सकता। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोगों को विक्टिम क्यों बनाया जा रहा है? किसी कौन बना रहा है आपको विक्टिम? मेरी बात तो सुन victim लेना, तो आप मेरी रहे बात ही सुन नहीं लेना। अब। 70 साल तक कांग्रेस ने हमें इस डिलाइमा में रखा कि आपको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है, आपके पास एक स्पेशल चीज है। रीजनल सरकारें बोलती रही अगर ये छीन लिया गया तो हम झंडा उठाना बंद कर देंगे, अगर ये छीन लिया तो यहाँ खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो जाएगा। और मोदी जी ने देखे, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई माने ना माने, ये चुनी हुई सरकार है, और चुनी हुई सरकार जब पार्लियामेंट में कोई बिल पास करती है, ठीक है, क्रिटिसिज्म, हेल्दी क्रिटिसिज्म करना हर इंडिविजुअल आदमी का हक है। डेमोक्रेसी का ये पहला मतलब दायित्व भी यही है कि आपको खुल के अपनी बात जो है लोगों के सामने रखनी चाहिए। 370 जब हटा तो ये तो कांग्रेस ने पहले हटा दिया था, इसमें इतनी अमेंडमेंट्स की थी। देखिए, समझने की बात है। और मैं आपसे एक चीज गुजारिश करना चाहूंगा कि अब अगर 370 हटने के बाद एक डिलेमा था लोगों में, पता नहीं क्या हो जाएगा, और हमारा जम्मू कश्मीर जो है पॉलिटिकली क्यों उसको जो है ओवरऑल इस्तेमाल किया जाता है। भाई, जम्मू कश्मीर से प्यार है, जम्मू कश्मीर से आपको अगर मोहब्बत है, आए ना वहां बैठ के लोगों के बीच में बात करें ना। दिल्ली से आप जम्मू कश्मीर को ऑपरेट नहीं कर सकते, पहले भी नहीं करना चाहिए दिल्ली से आप मैं पहली सरकारों की बात नहीं करूंगा, दिल्ली से बैठ के आप जम्मू कश्मीर को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। मेरी जो है, मैं खुद इस वक्त जो हूं, आफ्ताब जी, ये ना थोड़ा सा ना मतलब कि डाइवर्ट हो रहा है, हम इसको थोड़ा सा स्क्वीज करते हैं थोड़ा सा, ताकि लोगों तक क्लियर चीजें जाए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है, स्पेशल स्टेटस उस वक्त की सरकारों को लगा कि देना चाहिए, दिया, अमेंडमेंट की जरूरत लगी, अमेंडमेंट की गई। एक सरकार को लगा कि ये हटाना जरूरी है क्योंकि वहां पे मिलिटेंसी लगातार बढ़ रही है, और मिलिटेंसी का उन्हें एक मेन कारण लगा कि वो 370 था। ये कहा गया कि 370 हटाने के बाद तिरंगे नहीं उठेंगे। मैं खुद कश्मीर देख के आया हूँ, तिरंगों की फौज है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 370 हटने के बाद कश्मीर में चेंजेस आए या नहीं आए? ये जो मोदी गवर्नमेंट है वो कश्मीर को लेकर अच्छा सोच रही है या नहीं सोच रही? इस सवाल पे आते हैं। सर, ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है जो अपने लोगों के लिए जो है गलत सोचेगी। मोदी जी और मोदी जी की पूरी टीम जो है वो एक नई जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, और बिल्कुल हम उस नए जम्मू कश्मीर को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आज की युवा पीढ़ी तैयार है। हमारे लाखों नौजवान जो है कश्मीर में मारे गए, अब वो कत्ल वगैरह हम नहीं चाहते, हम अमन की फिजा चाहते हैं। और कश्मीर में जो इस वक्त अमन की फिजा चल रही है, और हम दुआ करते हैं कि ये 370 हटने के बाद लोग तो कहते थे पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे, एक सिंगल सिविलियन की किलिंग जो है वो कश्मीर में नहीं हुई। हालात बिल्कुल सुधरे हैं, लेकिन मेरा मुद्दा जो है, आप हमें वोटिंग राइट से दूर नहीं रख सकते। पिछले 5, आप मेरी बात तो सुने ना, पिछले 5 साल से अरे दिल्ली से ऑपरेट नहीं कर सकते भाई मेरे यहाँ। बीडीसी के इलेक्शन नहीं हुए, डीडीसी के इलेक्शन पास सुने। अरे मेरी बात देखिए, बीडीसी डीडीसी को इसमें मत डाले ना। आपके जब तक असेंबली में आपके नुमाइंदे नहीं होंगे, जब तक हमारा अपना चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, आप सिंगल हैंड अगर आप ये कहेंगे आप एलजी से अगले 10 साल तक जो है जम्मू कश्मीर को रूल करवाएंगे, कुछ चीजें अगर सही हुई हैं, कुछ चीजें हमको गवर्नमेंट को दिखानी भी, क्योंकि हमारा दायित्व है, हम हिंदुस्तान के वासी हैं। हमारे जो बिल थे, हम मोदी जी का पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा अभी ओबीसी का बिल कश्मीर में पास हुआ, बहुत लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस हम पिछले 40 साल से मांगते, तो इस सरकार ने हमसे कमिटमेंट की आने वाले टाइम में वो भी जो है वो पास करेंगे। कश्मीरी पंडितों का जो है रिजर्वेशन उनकी एमएलए उसमें होगी, वो भी उन्होंने पास कर दिया है। उसके बाद एससी को जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है, दिल्ली में तो सब ठीक चल रहा है, दिल्ली की नीयत बिल्कुल ठीक है, बट ऑन द ग्राउंड उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन करवाने की जरूरत है। आप सिंगल हैंड एलजी से जो है पूरा जम्मू कश्मीर नहीं चला सकते। और आने वाले टाइम में अगर जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ना करवाएंगे, ये आम नागरिक होने के नाते मैं बोलता हूँ, जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, देखिए पॉजिटिव माहौल को नेगेटिव जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसलिए सेंटर को और अमित शाह साहब से मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा, और मोदी जी से, कि जल्द से जल्द जो है वो असेंबली इलेक्शन कराए जाएं, ताकि वहां के लोग अपने नुमाइंदे चुने और अपनी मर्जी से। आफ्ताब जी, डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि लोग अपनी सरकार खुद चुने। इस देश में 2 या 3 जगह पे ऐसा हुआ है कि बड़ा लंबा, सिर्फ जम्मू कश्मीर में पहली बार नहीं हुआ है कि इतना लंबा प्रेसिडेंट रूल लगा है।
कई और राज्य भी रहे हैं, अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री उठाएंगे इस कंट्री की तो वहां पे भी लंबे लंबे प्रेसिडेंट रूल लगाने पड़े। कुछ वजह रही होंगी। इस बार भी सरकार को ये लग रहा है कि जो शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है वो शांति एक बार पूर्णतः स्थापित हो जाए, और छोटे छोटे कदम लिए जा रहे हैं शायद इसके लिए कि बीडीसी का इलेक्शन, डीडीसी का इलेक्शन, ये भी तो जनता से ही चुने जा रहे हैं। और सरपंचों को बहुत ज्यादा पावर भी दी गई है, क्योंकि मैं अभी गया था, ठीक है, और लोग सरपंचों से खुश भी हो रहे थे, चाहे वो पोल की बात हो, चाहे वो जल की बात हो। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन से तो आपको कोई भी दूर नहीं रखेगा, और अगर दूर रखेगा तो ये जो पूरा हिंदुस्तान है जिसने डेमोक्रेसी को अर्जित किया है वो एक बार फिर से जो है जम्मू कश्मीर के लिए खड़ा हो जाएगा। मैं आप ही से एक सवाल करता हूं, जरा मुझे आप बता दें। ये बड़ी बदकिस्मती हम लोगों की, और बड़ा अफसोस होता है मुझे इस बात पर, जब हम ये पुरानी बातें करते हैं ना, बिल्कुल नहीं करते, पुरानी बातें हमें करनी नहीं चाहिए। मैंने कहा ना 370 देने वाली भी तो इंडियन गवर्नमेंट थी ना, हटाने वाली भी इंडियन गवर्नमेंट है। अब यहाँ हम कहें कि क्यों दिया था और क्यों हटाया, उसकी बहस में पढ़ना नहीं है। हम नए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और आज की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं कि नए जम्मू कश्मीर को लेके ही उसके पर्सपेक्टिव से चलना चाहिए। जरा मुझे बात बताएं, कहीं अगर 10 साल प्रेसिडेंट रूल लगेगा, क्या जम्मू कश्मीर में 10 साल आप प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। किसी की एग्जांपल देके आप जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट करें। आपने जो कहा कि अलग जो है, अलग नहीं किया जा रहा है, ये एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जा रहा है। और हम जहां तक जो पॉलिटिकल स्टूडेंट्स हैं या मैं जर्नलिस्ट से भी बात करता हूं कि आपको क्या लगता है, तो उनको लगता है कि 2024 के एंड में जो लोकसभा चुनाव है उनके बाद जो है जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं, समय आएगा इसका। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव शर्मा है। शर्मा जी, क्या लगता है आपको कश्मीर में कुछ बदलाव वगैरह आया है, नहीं आया? देखिए, बदलाव तो आया है। सबसे पहले हम बात करें कि हमारी जो स्टेट है, हमारी स्टेट जानी जाती थी कि वहाँ मिलिटेंसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब 370 हटाया गया तो उसमें मिलिटेंसी में कमी आई, माहौल अच्छा हुआ। लेकिन अगर हम पूरे प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो अभी भी हमारे स्टेट में काफ़ी चीज़ों पे ध्यान देने के लिए अभी ज़रूरत है। जैसे मेरे से पहले भी हम लोग सभी जम्मू कश्मीर से हैं और हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। बिल्कुल, हम अपने आंगन में खड़े होते हैं तो हमें जो है हमारी एलओसी, पाकिस्तान नहीं है वो, हम POJK कहते हैं, एलओसी नज़र आती है। तो कहने मकसद यही है कि 370 के बाद जो उम्मीद हम लोगों में जागी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हम पे ज़्यादा ध्यान देगी, इसमें मैं नहीं कहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही, लेकिन जो जितना देना चाहिए था मुझे लग रहा है कि उतना नहीं दे पा रहे, क्योंकि माहौल तो ठीक हुआ है। लेकिन उसके बाद अब इमीडिएटली हमें रोज़गार की ज़रूरत है। रोज़गार की अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करनी है, वहाँ किस तरह की इंडस्ट्रीज़ लानी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के मामले में हमारे जम्मू कश्मीर में ना के बराबर कुछ है। लेकिन वहाँ के हम जहाँ तक आप बात करें, जिन एरियाज़ में हम रहते हैं, वहाँ जिस तरह का पोटेंशियल है, जिस तरह का स्कोप है, उस तरह की इंडस्ट्रीज़ वहाँ एस्टेब्लिश की जाए और रोज़गार के जो साधन है वो जब नौजवानों को रोज़गार मिलेगा तो इन चीज़ों से जिन नौजवानों का भी जो है वो माइंड सेट जो भटका है वो कम से कम वो सीधे स्ट्रीम लाइन में आएंगे। ठीक है, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन एक चीज़ तो ये भी कहते हैं ना लोग कि एक बार पहले सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो जाए, क्योंकि व्यापारी है, पैसा लगाएगा, इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करेगा, वो तो तब इन्वेस्ट करेगा ना जब उसको पता है कि उसकी सुरक्षा की गारंटी एक बार मुकम्मल हो गई है। देखिए, उसके लिए जैसे मेरे से पहले आफ्ताब जी बोल रहे थे, उसका यही कारण है कि जल्द से जल्द पहले स्टेट में इलेक्शन करवाए जाए, क्योंकि LG शासन तो है वहाँ, लेकिन LG साहब को पुंछ के परिस्थितियाँ क्या हैं, रजौरी की क्या हैं, कश्मीर के दूर दराज की एरिया की परिस्थिति, बिल्कुल वो वही लोग बताएंगे जो हम लोकल हैं। हमें मालूम है कि हमारे एरिया में क्या प्रॉब्लम है। अगर हमारा MLA जीत के अगर कहीं असेंबली में बैठता है तो वो हमारे वहाँ की हालत को देखेगा, क्योंकि आज की डेट में हमने इवन के ये भी गवर्नमेंट को कहा था कि एटलीस्ट अगर आप वहाँ गवर्नर रूल चल रहा है तो जो गवर्नर के एडवाइजर है वो वहाँ के लोकल लगाए जाए, ताकि उनको ये पता चले कि हमारे वहाँ लोकल्स की क्या प्रॉब्लम्स है। लेकिन आज तक वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ी सी बात कीजिए। ये हम सुनते थे कि स्कूल्स वगैरह बहुत बंद होते हैं कश्मीर में, और गवर्नमेंट बोलती है कि अब स्कूल्स वगैरह बिल्कुल बंद नहीं होते, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह मिलिटेंसी के कारण बंद नहीं होती, बेसिकली मौसम का तो प्रकोप अपना रहता ही है। इन सब में क्या सच्चाई है? स्कूल्स वगैरह खुले रहते हैं या बंद रहते हैं? नहीं, अब तो खुले हैं। देखिए, पहले जब भी स्कूल बंद रहते थे, पहले वही रहता था कि जब कोई इस तरह की लंबी एक मूवमेंट चल जाती थी तो कश्मीर में अक्सर आप वो कश्मीर के पार्ट का हम बात करेंगे, आप कश्मीर को लेके पूरी स्टेट की हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि जहां अगर हम रजौरी पुंछ की बात करें, हमारे स्कूल तो कभी बंद नहीं हुए। मैं खुद एक स्कूल चलाता हूँ। हमने कभी, हाँ, जब गवर्नमेंट की तरफ से जब वेकेशन अनाउंस होती है या कोई और त्योहार की छुट्टियां होती है तभी स्कूल बंद होते हैं। दोनों की परिस्थितियों में ठीक है। क्या नाम है सर आपका? हम एडवोकेट एहसान मिर्जा। अच्छा, कहाँ से हैं आप? अभी मैं रजौरी से। आप रजौरी से। क्या माहौल कैसा है इस वक्त जम्मू कश्मीर का, बताइए। देखिए, इस वक्त तो बहुत अच्छे हालात हैं। अच्छा, लोग खुश भी हैं और चेंज है। स्टेटहुड की इलेक्शंस की बात हो गई है तो नए मुद्दों पे बात होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
आप बात करें, मैं जवाब दूंगा। अब मुझे ये बताइए कि डेवलपमेंट वगैरह के दृष्टिकोण से क्या नज़र आ रहा है कि 2019 के बाद की बात करते हैं और उससे पहले की बात, डेवलपमेंट की रफ्तार में कोई तेजी वगैरह आई है? देखिए, डेवलपमेंट अगर नेशनल लेवल पे भी देखा जाए तो दिस गवर्नमेंट इज डूइंग अ ट्रिमेंडस जॉब, दैट इज नॉट आउट। और हमारे इलाकों में भी अगर आप देखेंगे तो चाहे जल की बात हो, चाहे नल की बात हो, रोड्स की बात हो, तो प्रोजेक्ट जो है एट लार्जर लेवल पे जो है वो काम हो रहा है। और क्या आप चाहिए? जम्मू अगर सिटी को देखेंगे सिर्फ तो election। सिंस हम मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे ही रहते हैं, तो जम्मू में काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजेस देखने को आई हैं, खासकर पिछले 4-5 सालों में। दिस गवर्नमेंट इज़ वेरी फोकस्ड ऑन जम्मू। मोर ओवर कश्मीर के अंदर भी अगर आप डल को देखेंगे, प्रॉपर श्रीनगर को देखेंगे, तो गवर्नमेंट इज सीम्स टू बी वेरी फोकस्ड। बट एट द एंड ऑफ द डे लोकल गवर्नमेंट जो है उसका एक अपना रोल रहता है, एंड विल अपील द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एटलीस्ट के जल्द से जल्द वहाँ इलेक्शन हो अपनी गवर्नमेंट मिलेगा। ये आपका हक है, जरूर मिलना चाहिए और पूरा भारत इस चीज़ की बात करेगा। लेकिन फिलहाल चूंकि इस डिबेट को हम वहीं पे आकर रोक नहीं सकते, तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम अन्य पर्सपेक्टिव पे ही बात करें। तो आपने कहा कि अभी जो बिल्स आए हैं उनसे आपको बड़ी उम्मीद जगी है कि आगे वाले जो बिल्स होंगे उनमें भी गवर्नमेंट जो है उसी तरीके से बात करेगी। तो उन बिलों के बारे में थोड़ी विस्तार से बात कीजिए। बिलों के बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो इस गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, खासकर जो हमने देखा है, जो मार्जिनलाइज्ड और जो स्क्वीज्ड कम्युनिटीज़ रही है पूरे इंडिया के अंदर, उनके ऊपर एक प्रॉपर फोकस इस गवर्नमेंट का रहा है। और मैं बीजेपी गवर्नमेंट की बात करता हूँ। और आपने देखा भी होगा कि जो अभी राजस्थान के अंदर या छत्तीसगढ़ के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर जो इलेक्शन जो इन्होंने लड़ा है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की एक चीज़ की दाद देनी पड़ेगी कि इनकी जो लीडरशिप, खासकर इनकी ग्रॉस रूट लीडरशिप, और साथ साथ जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो लोग हैं, वो बड़ा माइन्यूटली चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद एक प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और इसी तरह जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा कि जम्मू में एक बहुत बड़ा समाज है ओबीसी समाज करके, उसमें लगभग, खासकर मैं कश्मीर की बात करूंगा, कि वहाँ पे 5, 8, 10 कम्युनिटीज़ ऐसी थी फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी इटसेल्फ जो एक ओबीसी होने के बावजूद भी उनको ओबीसी में रखा नहीं गया था। पहले तो ओबीसी को वहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज की जाती थी ओएससी, अदर सोशल कास्ट। और वो भी 2% के आसपास, जबकि हिंदुस्तान के अंदर आप देखोगे लगभग 25 से 30% ओबीसी है। तो आज इस गवर्नमेंट ने उनको आइडेंटिफाई किया। मैं माननीय अमित शाह जी और माननीय हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इमीडिएटली आफ्टर द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब लागू किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, तो इमीडिएटली वहाँ पे जस्टिस जीडी शर्मा की एक कमीशन बनाई गई। जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन को ये मैंडेट दिया गया कि आप वहाँ पे, खासकर वो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की एक कमीशन बनाई गई, और उसको भी ये मैंडेट दिया गया कि वहाँ की जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू अदर बैकवर्ड क्लासेस, और साथ उनको एडिशनल मैंडेट दिया गया कि जो लोग आप सब्ट्रैक्ट या डिलीट कर सकते हो विद रिगार्ड टू शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट लिस्ट, आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हो। अच्छा। तो उसमें लगभग सिंस हम जो सारे आपको लोग दिख रहे हैं, वी बिलोंग टू पहाड़ी एथनिक ग्रुप। हमारी जो मांग थी वो 1989 से हमारी रिकमेंडेशन देन गवर्नमेंट की हुई। पिछले 40 साल से हमारे केस को जो है हर गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया, लेकिन हमारा केस जो है वो रिजेक्ट हो जाता था आरजीआई के पास आके। वो इसलिए रिजेक्ट होता था क्योंकि हमारा कोई भी ऐसा लीडर नहीं था जिसकी सुनवाई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हो। हमारे लगभग 15 लाख जो है हमारी पॉपुलेशन है। हम रजौरी पुंछ की 65% पॉपुलेशन अदर देन गुजर एंड बकरवाल्स, जो कि ऑलरेडी जिनको एसटी मिला हुआ है, उसके अलावा हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लगभग 65% पॉपुलेशन। हमारा रहना सहना, हमारा खान पीन, हमारा कल्चर, हमारा एथनिसिटी, हमारी हर चीज़ जो है वो गुजर बकरवाल के साथ है। लेकिन उस वक्त जो हिंदुस्तान के अंदर एक, आपने नाम सुना होगा राजेश पायलट जी का, वो भी एक गुजर लीडर थे। उनकी जो अफेक्शन थी विद द मुस्लिम गुजर लीडरशिप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो उस वक्त उनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे यहाँ पे, तो उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब के ज़िम्मे के अंदर रखा गया।
हमारे लोगों के अंदर साथ जो है वो नाइंसाफ़ी करती रही, जो भी गवर्नमेंट आई। और ख़ासकर मैं इसमें कटघरे में रखना चाहूँगा खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को, क्योंकि उस वक्त सुनवाई उन लोगों की थी और वो लोग जब यहाँ पे आते थे हमसे वादा कुछ करते थे, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट को बोल देते थे कि इनका केस के साथ जो है वो इनको रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया जाए, और हमारा वैसे ही चलता रहता था, बेवकूफ़ बनाया। लेकिन जब माननीय अमित शाह जी के पास हम कुछ लोग जब मिलने के लिए आए, इमीडिएटली जब 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 हटा तो हम इनके पास आए, हमने इनके साथ अपनी पूरी रुदात सुनाई, तो उन्होंने कहा आपके साथ इंसाफ होगा। और 15 अगस्त 2019 को लाल किले से जो है हमारे होम प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिक्र किया इन पहाड़ी लोगों का, क्योंकि मोदी जी जो है वो जम्मू कश्मीर में काम कर चुके हैं और उनको पता था कि ये कम्युनिटी जो है इनके साथ हो क्या रहा है। मैं आपको एक और चीज़ रेफरेंस ज़रूर देना चाहूँगा। बेसिकली जो जम्मू कश्मीर है, अगर आप जो वो वाला हिस्सा है पीओके का जो हिस्सा, वहाँ पे जो 85% ऑफ द पॉपुलेशन है दे बिलोंग टू अवर कम्युनिटी। उस वक्त भी हमारे साथ जब बंटवारा हुआ, जब कश्मीर के जो बड़े लीडर थे जिनकी सुनवाई थी उस वक्त, भाई मेन मुद्दा ये है कि उनको इलेक्शन चाहिए बस। अब हर चीज़ है लेकिन उसके ऊपर भी वर्किंग तो हो रही है। अभी आप कुछ दिन पहले जो स्टेटमेंट उन्होंने एक इलेक्शन के हवाले से जारी की थी, जिसमें एक रिजर्व सीट्स जो है ना वो डिसाइडेड की थी गिलगित बल्तिस्तान से या बाकी पीओके की, तो उसमें भी यही था कि आगे जो है ना वो नेक्स्ट प्लान बिल्कुल है, क्योंकि अभी इलेक्शन का सिलसिला इधर चल रहा है। अभी ये जिस तरह रियासतों के इलेक्शन हुए, नेक्स्ट 1-2 रह गए हैं, उसके बाद 2024 के इलेक्शन होंगे, उसके बाद थोड़ा मामला संभालेंगे। तो मुझे लगता है कि 2024 के एंड तक कश्मीर में इलेक्शन होंगे। हाँ बिल्कुल। अब मुझे लगता है जो जब रात कल एक जो फैसला आया उसमें भी ये ज़रूर एक स्टेटमेंट दी गई है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर ना एक इलेक्शन करवाया जाए, क्योंकि अब जो पहले भाई आफ्ताब भाई थे ना, उनको मसला ये नहीं कि उनको किसी गवर्नमेंट से था या आर्टिकल 370 से था, ये उनका कोई मसला नहीं। उनका मेन मसला ये था कि अब हर चीज़ हो गई है, मतलब हमें अब वो वाली जो पहले टेंशन होती थी जब एक भाई इधर से गोली चलनी, पता नहीं आगे आके जो फैमिलीज रहती हैं उनको लगनी, बच्चों को लगनी, तो क्या क्या चीज़ें चलती थी इस चीज़ से काफ़ी। अब वो माहौल के वो इस चीज़ का जिक्र नहीं करना चाहते, बोलते थे कि अब जो करंट सिचुएशन है इन पर है, तो वो भाई थोड़े जो एंकर है ना वो उस साइड पर लेकर जाते थे। लेकिन उन्होंने जब चीज़ें बताई हैं, उन्होंने बोला हम गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा खुश हैं, उन्होंने हमारे लिए काम किया है, हमें बहुत सारी जो एक नए जो बिल पास कर रहे हैं, एक नई से नई सुविधाएं दी जा रही हैं, तो हर चीज़ मिल रही है, लेकिन जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाया जाए और फैसला सामने रखा। नहीं वाकई वो तो चीज़ें होनी है। आप देखो ना, एक रातों रात तो कोई चीज़ें नहीं हल होती, अब प्लानिंग होगी, हर चीज़ भी मतलब कि उसमें एक करेंगे हल है। लेकिन कश्मीरियों लोगों की अब ये होती थी ना पहले, जो मतलब कि एक शिकायत होती थी वो उनकी ख़त्म हो चुकी है। अब उनको भाई हर चीज़ एक 4-5 साल हो गए, हर चीज़ में मतलब कि एक शांति, उनके जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो शांति है, पीस है, उनको मिल गया। अब कोई नहीं, पहले होती थी चीज़ें हर दिन कोई ना कोई अटैक वगैरह, हर एक झड़प एक छिड़ी रहती थी, वो चीज़ें कम होगी। अब लोगों का रुझान हो गया, जो यूथ थी वो मतलब कि सोशल मीडिया पर एक्टिव होगी, वो विज़िट करने लगे, लोगों को दिखाने लगे कश्मीर, तो वो चीज़ों ने काफ़ी एक और हर मतलब कि जो स्याहों का भाई एक रिकॉर्ड था इस साल टूट गया, तो काफ़ी चीज़ों में डेवलपमेंट हुई है यार। 2019 अगस्त जो है ना वो आप यही समझ लें कि 2019 ख़त्म हो गया था एक किस्म का। अगस्त आगे जो है ना दिसंबर तक आ जाए वो आप निकाल दें। आगे जो 2020 से 2021 था ना, वहाँ पे जस्ट जो है ना वो ये देखना था कि अब हमने ये काम किया है, हमें किस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। तो वो एक साल इसी कश्मकश में गुजर गया कि हम जो है ना वो मतलब किस साइड के ऊपर कोई भी अगर स्टेप लेते हैं तो हमें उसका जो है ना वो अपोजिट क्या हमारे ऊपर रिएक्शन आ सकता है। तो लिहाजा उस वक्त उन्होंने फील किया कि कुछ भी नहीं, 2022 से 23 ये 2 साल देख लेना को, तो उन्होंने फिर डेवलपमेंट के तरफ जो है ना वो फोकस किया, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए जो कि भाई खुद वो बता भी रहे हैं कि हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे, या मतलब स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों
के ऊपर गवर्नमेंट बढ़ रही है। तो बाकी भाई वहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है कि अब हमने भाई लोगों को जो बाहर के इन्वेस्टर हैं इस बात का यकीन दिलाना है कि भाई यहाँ पे हर चीज़ सेफ है। और उसके लिए क्या है, किस तरह का माहौल है आपके सामने। अब आप वो उधर घंटाघर साइड के ऊपर जाएं तो वो वहाँ पे एक इन तो पता लगता है अभी एक यूरोपियन माहौल है, एक वाकई एक माहौल बना दिया। तो ये चीज़ें एक अट्रैक्ट करेंगी बाकी इन्वेस्टर को या बाकी लोगों को। तो रही बात भाई आगे जो उनकी एक छोटी सी डिमांड है, ये एक बड़ी डिमांड नहीं है और वो है भी राइट, क्योंकि बजाय इसके यार पूरे अमित शाह को मैंने जब भी बोला वो कश्मीर के ऊपर बोले हैं, उनकी ड्यूटी उनके पास सारा काम ही यही है। तो वो जो अगर वो वहाँ पे भी बैठ के देख रहे हैं तो वो एक छोटा मोटा काम नहीं कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो कि कश्मीरियों के हित के लिए। और यही है आगे जो है ना वो आके इनको आस्ता आस्ता इन चीज़ें के फ़ायदे भी नज़र आएंगे। तो लिहाजा एक जो सीन आगे होगा ना इलेक्शन वाला, वो भी हो जाना, वो इतना कोई बड़ा मेजर मसला नहीं है, ज़ाहिर बात है हाँ वो कोई नहीं है। लेकिन ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये चीज़ें भी ज़रूर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम खुश हैं इस चीज़ से, पीएम मोदी जी से खुश हैं, अमित शाह से खुश हैं। नहीं, जो उन्होंने बात की है ना एक पाकिस्तान के रिलेटेड के, जो वो लोग बैठे हुए थे और नारा लगाते थे, अब इनके हालात देखकर वो भी परेशान हो गए कि हम किस एक मतलब के जाना चाहते थे साइड पर, या जो हमारा एक डिमांड तो नहीं बोल सकते कि वो चाहते थे या नहीं चाहते थे, लेकिन अब उनको हर चीज, अब उनके पास ऑप्शन भी नहीं है। नहीं, सीना चौड़ा सारे कश्मीरियों की नहीं बात मैं कर रहा, जो मतलब के बैठे हुए थे, जो होते हैं ना सिल एक बीच में, मतलब के जो दंगे भी करते थे, रैलियों में भी शरीक होते थे, तो कम से कम उनका कीड़ा भाई जरूर मरा है। हाँ बिल्कुल। बाकी एक अच्छी वीडियो थी, अच्छा टॉपिक था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।